बीच एक बार एस चांद के आईपीओ पर नज़र डाल लेते हैं। आज ये लिस्ट होने जा रहा है और 670 रुपये के आसपास जो इंडिकेटिव प्राइस है उसमें लग रहा है कि 670 के आसपास हो सकता है इसका प्राइस देखने को मिले। और यही इनफैक्ट इसका इशू प्राइस भी था, 670 रुपये का ही इशू प्राइस भी था। सो मे बी हो सकता है शायद ये नेगेटिव हो लिस्ट या फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना मिले। वैसे भी देखिए इसमें क्योंकि ये एक मोमेंटम में आया हुआ आईपीओ है, लेकिन फंडामेंटली अगर आप देखें तो इस पर बड़ा ही मिक्स्ड व्यू था। ब्रोकरेज हाउसेस का भी सब मिक्स थे, बहुत मिक्स था। और वही अब देखिए इंडिकेटिव टिक्स में दिख भी रहा है। एंड इनफैक्ट जो आस्क साइज है, मतलब जिसे हम कहते हैं कि सबसे लोएस्ट बिड जो इस समय है सिस्टम में क्यू है एनएसई पर, उसमें तो जो लोएस्ट बिड है वो तो इनफैक्ट 500 रुपये के आसपास है। खैर ये थोड़ी एक्सट्रीम प्राइसिंग होती है, इसे थोड़ा समय देना चाहिए, लेकिन हाँ फिलहाल 670 के आसपास ये इंडिकेटिव टिक्स में तो एटलीस्ट रुका है। सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि ये नेगेटिव भी हो जाए, तो नज़र रख सकते हैं आप इस पर। आज थोड़ा क्लोजली देखना पड़ेगा इसकी लिस्टिंग को। लेकिन कमिंग बैक टू मार्केट्स, श्रीकांत वैसे तो अच्छा खासा मोमेंटम है। आप इस समय अगर देखें प्राइमरी मार्केट में हुडको का भी आईपीओ खुला हुआ है फिलहाल। क्या सलाह है आपकी इस पर? नहीं देखिए, वैसे जितने भी कंपनीज़ या तो न्यू आईपीओज आ रहे हैं उसमें एक तो एक नए बिजनेसेस शायद मैं बोल सकता हूँ कि जो एक इंडिकेशन होता है इन्वेस्टर्स के लिए कि वही सेम रूटीन नहीं है, इसमें नए बिजनेस आ रहे हैं और एक बड़ा इंटरेस्ट इसके लिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि मार्केट में ओवरऑल जो बुल रन है उसकी वजह से उनमें जो प्रीमियम या तो जो ओपनिंग हो रही है लिस्टिंग वो काफ़ी हायर लेवल्स पे हो रही है। बट नेट मुझे लगता है कि ये जो पिछले दो जो इम्पॉर्टेंट आईपीओस थे जैसे शंकरा और ये डीमार्ट, उनकी जो एक एक्टिविटी देखी गई है उसके पीछे मुझे लगता है कि और काफ़ी सारा इंटरेस्ट डेवलप होगा न्यू इन्वेस्टर्स में जो प्राइमरी मार्केट को ज़्यादा फॉलो करते हैं। और ये दो स्टॉक्स है, मैंने टेक्निकली भी देखा है, फंडामेंटल के टीम के साथ भी हमारा डिस्कस हुआ है। मुझे लगता है कि इनमें और अच्छी बढ़त आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। जी ताहिर, अभी आपने जो अपने प्रेफर्ड सेक्टर्स बताए थे उसमें से रियल्टी और एनबीएफसीज मिसिंग थे, और इन दोनों सेक्टर्स पर बात करने की वजह यह है कि एनबीएफसीज एक ऐसा स्पेस जिन्होंने पोस्ट डिमोनेटाइजेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक दिया था, लेकिन जो अर्निंग्स आए हैं इस क्वार्टर के वो काफी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रियल्टी स्पेस है जो कि अगर हम स्टॉक्स का बिहेवियर देखें तो ये डबल ट्रिपल हो चुके हैं। वहीं ग्राउंड लेवल पर अभी भी कोई रियलिटी बहुत बदली नहीं है, लेकिन ये पूरा सेक्टर चल रहा है तो इस पर ध्यान जा रहा है। इन दोनों में आपको अभी भी वैल्यू नजर आ रही है या फिर नहीं? तो रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में हमने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, ना तो हमें कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि मुझे लगता है कि ओवरऑल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेरा कुछ जो बड़ी कंपनीज है या जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या लार्ज डेवलपर्स है उनके लिए एक फेवरेबल सा एटमॉस्फेयर डेवलप होते जाएगा एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे शुड बी बेनिफिशरीज। लेकिन हमने इस एरिया में कुछ पोर्टफोलियो एक्सपोजर कुछ लिया नहीं है। एनबीएफसीज में मिक्स्ड काइंड ऑफ अप्रोच है, स्पेशली जो MFI रिलेटेड NBFCs है, वहाँ पे हमने थोड़े बहुत प्रेशर देखे हैं। लेकिन देर आर अदर NBFCs विच आर इन द एरिया ऑफ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी फाइनेंसिंग या तो फिर ब्रोकिंग फाइनेंस कंपनीज है, उनमें हमें कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है और हमने वहाँ पे कुछ थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाया भी है इन सर्टेन कंपनीज। बट जहाँ जहाँ हमें लगता है कि कोर ऑपरेशंस ऑफ दीज NBFCs आर रीजनेबली स्ट्रॉन्ग और अगर उनके लिए थोड़ी बहुत जो डिमोनेटाइजेशन रिलेटेड दिक्कत जो आई थी वो विथस्टैंड करने की कैपेसिटी है, तो हमने उस बिजनेसेस या उस NBFCs को ज़्यादा महत्व दिया है। सो आई थिंक इट हैज़ बीन अ वेरी सिलेक्टिव अप्रोच इन बोथ दिस, इन स्पेशली इन द NBFC कैटेगरी। रियल एस्टेट जैसे मैंने कहा, हमने एज ऑफ नाउ वी हैव कंप्लीटली अवॉइडेड दैट सेक्टर। एक बार ABB को देख लेते हैं। ये ऑलमोस्ट 8.5% ऊपर इस समय देखने को मिल रहा है और ये इनफैक्ट जो लेवल्स हैं वो पिछली बार देखे गए थे ABB पर जनवरी 2008 के आसपास, तो उन लेवल्स के आसपास फिर से 1528। खैर उस समय तो ये वैसे भी मार्केट के मोमेंटम प्लेज में से एक होता था और अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता था यहाँ पर अलॉन्ग विद BHEL एंड L&T। तो ये करीब 8.5% ऊपर 1525 के लेवल पर। श्रीकांत, कैपिटल गुड स्पेस में हमने देखा अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिला तो है, लेकिन अभी भी कुछ एक बेट्स हैं जो कि शायद वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव पर अगर हम देखें तो थोड़ा सस्ती साबित हो सकती हैं। आपका व्यू कैपिटल गुड्स में क्या है?
मिहिर, वैसे हमारा कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू है, क्योंकि अगर आप इनके जो स्टॉक्स देखते हो एबीबी, सीमेंस, लार्सन, इनमें काफ़ी अच्छी एक टाइम बेस्ड रनअप देखी गई है, यानी कि इनमें काफ़ी अच्छा एक इनफ्लो हुआ है। और मुझे लगता है कि जैसे जो सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन होता है, जो प्रीवियस रैली थी वो मेटल्स की थी, अभी यहाँ से जो रैली आएगी वो मुझे लगता है कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग की आएगी। इसमें एबीबी स्पेसिफिकली ये स्टॉक मुझे लगता है कि 2000 या 2200 के लेवल्स को आने वाले दिनों में छू सकता है। लार्सन एक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, मुझे लगता है कि शायद लार्सन, आईटीसी, एक्सिस बैंक, इनमें जो एक छुट्टी का जो टेक्सटाइल की जो एक न्यूज़ है उसकी वजह से ये काफ़ी प्रेशर में है। बाकी अदरवाइज मुझे लगता है कि ये 3 स्टॉक्स भी चल सकते हैं। इंजीनियर्स इंडिया कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग स्पेस से वो एक काफ़ी अच्छा लग रहा है, 168, 169 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है कि मंथली बेसिस में इसने अपनी एक रेंज को चेंज कर दिया है। तो आने वाले दिनों में हमें ये लग रहा है कि ये स्टॉक 200 या 210 के लेवल्स को छूते हुए नजर आएगा। तो जो भी करेक्शन यहाँ से मिले, प्रीफर्ड बेट या प्रीफर्ड सेक्टर अगर कोई हो तो मुझे लगता है कि ये कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग हो सकता है। जी, इनफैक्ट जो अभी नाम लिए श्रीकांत ने उसमें ज़्यादातर स्टॉक्स लार्ज कैप कैटेगरी के, जैसे एक्सिस बैंक का उन्होंने जिक्र किया, एलएनटी का और साथ ही साथ आईटीसी का। इनफैक्ट ताहिर, ज़्यादातर जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनका व्यू ये है कि इस वक्त मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर जो माइक्रो कैप सेगमेंट है वहाँ पर वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच हो गई हैं। ऐसे में लार्ज कैप्स जो है वो अभी भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जिन जिन पॉकेट्स का आपने जिक्र किया जहाँ पर आप एलोकेशन बढ़ा रहे हैं, क्या इन पॉकेट्स के जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उन्हें आप प्रेफर कर रहे हैं या फिर मिड कैप पर भी रुझान है? तो कुछ हद तक हमें एक लार्ज कैप्स की तरफ हमने कुछ प्रेफरेंस बढ़ाया है, लेकिन मैं कहूँगा कि जहाँ तक इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है हमारे सामने, हमारे एज इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटीज़, वी आर equally finding opportunities in some of the large caps as well as some of the mid caps. लेकिन we are very focused in terms of buying even mid cap companies जहाँ पे valuations are reasonable. So मैं मानता हूँ और मैं I agree with you that quite a lot of the mid cap space has become very challenged in terms of valuation. लेकिन जहाँ अगर हमें कुछ 2-4 opportunities ऐसी दिख जाती है in the mid cap space which comes to us at reasonable valuations, हम उसको ignore नहीं करते हैं। लेकिन at the same time we are finding it easier to find opportunities in the large cap space, और एक तरीके का एक large cap bias धीरे धीरे हमारे एंड पे बढ़ते जा रहा है। एक बार एस चांद को देख लेते हैं। अब देखिए दीपाली, आप आजकल जो रिसेंट लिस्टिंग्स हुई हैं और लोगों को आदत है एक अच्छी ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग की और उसके बाद अच्छे खासे मुनाफे की, तो ऐसे लोगों को निराशा ही हाथ लगेगी। एस चांद 670 का इशू प्राइस 700 रुपये पर ये दिख रहा है, यानी अब जो भी 21 दिन का इंतज़ार आपने किया उसके बाद आपको बहुत मामूली प्रीमियम 30 रुपये का फ़ायदा। अब सेकेंडरी मार्केट में इनफैक्ट कई स्टॉक्स हैं जो एक दिन में इतना डिलीवर कर दे रहे हैं, लेकिन 700 रुपये पर ये सेटल हुआ है। अब रीसेंट लिस्टिंग्स को आप देखिए और इसको कंपेयर करके देखिए इशू प्राइस से। BSE करीब 850 के आसपास था शायद इशू प्राइस, वो 1000 के ऊपर अभी होल्ड कर रहा है। डी मार्ट तो खैर भूल ही जाइए, डबल से ज़्यादा अब भी अगर किसी को अलॉट हुआ हो देखने को मिला है। शंकरा बिल्डकॉन भी ठीक है इनफैक्ट, और डॉलर जो कि लिस्ट हुआ था हाल ही में उस पर भी अच्छा मुँह देखने को मिला है। तो अगर हम उस लिहाज से देखें तो कोई बहुत अच्छी लिस्टिंग, वाइब्रेंट लिस्टिंग नहीं है। एंड इनफैक्ट आई थिंक सेलिंग प्रेशर रहेगा, जिस तरह का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, लिस्टिंग पर सेलिंग प्रेशर रहेगा। बिकॉज देखिए फिर क्या होता है ना, एक फ्रस्ट्रेटेड सेलिंग आती है। एक तो आपने इतना लंबा इंतजार किया, उस बीच मार्केट में अच्छा खासा मुंह देखने को मिला, खासकर मिड कैप्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। उसके बाद अगर आपको लिस्टिंग में 25-30 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है तो आई थिंक ये एक बार मुनाफा ले लेना चाहिए। हाल ही की लिस्टिंग के बाद तो 25-30 रुपए नहीं, 25-30% एटलीस्ट इतने गेंस की तो आदत हो गई थी। बस तो यहाँ परसेंट की जगह रुपीज़ है, लेकिन वही है 4.5% के आसपास का मुंह यहाँ पर नज़र रखेंगे इसकी लिस्टिंग पर। लेकिन हाँ, अब इस तरह की अगर कोई लिस्टिंग हो रही है श्रीकांत, आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट एस चांद, लेकिन अब आज के मार्केट में इतने हेवी मोमेंटम में, जहाँ पर ब्रॉडर मार्केट इतना स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे हैं, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें 4-5% का गेन अगर मिल भी जाता है लिस्टिंग पर, तो फिर एक बार के लिए बुक करके निकल ही लेना चाहिए टू अनलॉक योर कैपिटल। मिहिर, मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर ये 4 से 5% का अगर गेन मिलता है तो लेना चाहिए। उसके रीज़न ये है क्योंकि ये जो बिज़नेस है वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो शंकरा बिल्डिंग मटेरियल जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट था, डीमार्ट एक नया कॉन्सेप्ट था, और इसी वजह से मुझे लगता है कि वहाँ पे अगर आप एक कॉन्सेप्ट स्टोरी करके अगर आप उसको होल्ड करके रखते हो फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स या मंथ्स के लिए तो वो चल सकता है। लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें कंपटीशन काफ़ी है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो लिस्टिंग गेन्स है
उसी में इनकैश करके हम वापस एक करेक्शन के लिए वेट कर सकते हैं। जी श्रीकांत, अभी थोड़ी देर पहले आपने काफी सारे सेक्टर्स का जिक्र किया था। कैपिटल गुड स्पेस से तो आपने चॉइसेस बता चुके हैं, बाकी आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं? मुझे लगता है कि वैसे इसके बाद जो एक एक्टिविटी पिकअप हो सकती है वो हो सकती है मेटल्स में, क्योंकि मेटल्स में काफ़ी अच्छा एक सेल ऑफ देखा गया है। बट ओवरऑल अगर आप एक कोर इकोनॉमी की अगर आप बात करें और एक ओवरऑल बुल मार्केट की अगर आप बात करते हो, तो मैंने ऑलवेज देखा है कि कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग और मेटल्स ये ऑलवेज साइमल्टेनियसली चलते हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि इनमें काफ़ी अच्छा करेक्शन हो चुका है। शायद ये जो डिप्रेशन जो दिख रहा है सब मेटल स्पेस में इज़ बिकॉज ऑफ कि वर्ल्ड कमोडिटीज़ में जो सेल ऑफ हुआ है उसकी वजह से है, लेकिन समाव ये काफ़ी अच्छे करेक्ट हो चुके हैं। तो जैसे लगता है कि 440 या 430 के आसपास टाटा स्टील में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। शायद 2-3% का और एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी टाटा स्टील को एक्यूमुलेट करने के लिए। JSW स्टील जो काफ़ी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है इस पर्टिकुलर स्पेस में, उन्हें मुझे लगता है इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसके अलावा मुझे लगता है कि इसके बाद जो अगर फोकस करना है तो वो एक पावर सेक्टर पे करना है, और उसमें जो पावर फाइनेंस कंपनीज है वेरी फर्स्ट REC, PFC, उसमें फोकस करें, और उसके बाद पावर ग्रिड और टाटा पावर, ये 3 या 4 जो स्टॉक्स है स्पेसिफिकली पावर सेक्टर से, उनमें हम फोकस करके एक अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। जी, प्लीज़ बीच एक बार निफ्टी को देख लेते हैं जो कि लाल निशान में है 9312 का लेवल। तो ये हल्के से नेगेटिव बायस, मामूली से नेगेटिव बायस के साथ इस समय ट्रेड करते हुए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अपने दिन के सबसे निचले लेवल पर ये समय है। निफ्टी बैंक 71 पॉइंट्स नीचे है, यानी करीब 1/4% की गिरावट यहाँ पर है, और सेंसेक्स करीब 15-18 पॉइंट ऊपर। तो एटलीस्ट कम से कम ऐसा लग रहा है कि फॉर द टाइम बिंग अपसाइड थोड़ी सी कैप्ड है मार्केट में। लेकिन ABB देखिए अब ये 9.5% ऊपर है 1540 के लेवल पर। तो अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है रिजल्ट्स के बाद। और यही हम बात कर भी रहे थे दीपाली कि अब स्टॉक्स पे जो इस समय ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है वो हो रहा है अर्निंग सीजन का। तो आपको हो सकता है इंडेक्स में बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिले, लेकिन उसके अंदर अगर आप देखेंगे जैसे हमने ICICI के केस में देखा, या फिर एक्सिस में भी हमने देखा, ACC अंबुजा तो है ही। चलिए आपने ACC अंबुजा की बात की, इस पर एक बार बात कर भी लेते हैं। सीमेंट स्टॉक्स जो हैं इसमें ओवरऑल इस समय आपको मिड कैप पर ज़्यादा ध्यान बैठ रहा है ताहिर, या फिर लार्ज कैप्स पर? तो हमारा जो कुछ लिमिटेड एक्सपोजर है वो सीमेंट में, वो लार्जली सम ऑफ द मिड कैप सीमेंट कंपनीज में है, और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है विच आर मोर लिंक्ड टू वॉल्यूम ग्रोथ या तो कॉस्ट एफिशिएंसीज इन दो स्पेसिफिक कंपनीज, और इट्स नॉट एज मच के एक बड़ा सेक्टर कॉल लिया जा रहा है वहाँ पे हमारी तरफ से, लेकिन एक सेक्टर स्पेसिफिक विद इन द सेक्टर सर्टेन स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज जो हमारे सामने नजर आ रही है विच आर काइंड ऑफ नॉट एज एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। मुझे लगता है कि लार्ज कैप सीमेंट कंपनीज आर रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव, और शायद एक जो अर्निंग्स ग्रोथ की जो उम्मीद है ड्रिवन बाय प्राइसिंग मे नॉट नेसेसरली मटेरियलाइज, और अगर वो नहीं होता है तो जो करंट वैल्यूएशंस इन सीमेंट कंपनीज के हैं, लार्ज कैप सीमेंट कंपनीज की, वो शायद जस्टिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। तो आई थिंक सीमेंट फ्रॉम एन इंफ्रास्ट्रक्चर रिकवरी पर्सपेक्टिव एक अच्छा इंटरेस्टिंग स्पेस है, लेकिन वी आर बीइंग वेरी स्पेसिफिक एंड you know our inclination is more towards some of the mid cap companies जहाँ एक वैल्यू प्रोपोजिशन और ग्रोथ प्रोपोजिशन दिखाई दे रहा है। जी ताहिर, पिछले 2-3 दिनों में स्पेशली जो फ्रंटलाइन IT या फिर फार्मा नेम्स हैं वहाँ पर कुछ जेन्युइन बाइंग के इंडिकेशंस मिले हैं। IT का आपने जिक्र किया कि वहाँ पर वैल्यूएशंस आपको अच्छी लग रही हैं, आप प्रेफर कर रहे हैं सेक्टर को, लेकिन फार्मा में US FDA नाम का हर्डल जरूर है, लेकिन क्या बड़े फार्मा नेम्स को एक बॉटम प्ले के तौर पर देख सकते हैं क्या? सी फार्मा में प्रॉब्लम ये है कि एज अ सेक्टर देखना बहुत मुश्किल चीज़ है। वी हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक इन फार्मा ऑन अ कंपनी स्पेसिफिक बेसिस, ऑन अ बॉटम अप बेसिस। आप IT सेक्टर पे एज अ होल एक लेवल पे कॉल ले सकते हो, लेकिन फार्मा पे एक सेक्टर लेवल कॉल लेना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज जैसे आपने कहा कि द प्रॉब्लम इज US FDA, लेकिन जो उसका जो इम्पैक्ट है इट इज़ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज, डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन सा प्लांट बंद है या आपका कितना टाइम लगेगा प्लांट शुरू करने में, आपके कौन सी पाइपलाइन किस प्लांट से आ रही है। सो दोज आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, और उनके जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है या
फाइनेंशियल अर्निंग्स की जो रिकवरी की उम्मीद है वो अलग अलग प्रकार से प्रकट हो सकती है आपके सामने. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी चूजी एंड पिकी अबाउट व्हाट कंपनी यू go after in the pharma space. And at one level, on a more macro sector level, abhi bhi valuations after a sharp correction in some of these companies has not become very reasonable. Abhi bhi, I think the sector is trading at somewhere around 19-20 times as a whole. And most companies are also, some of the large cap companies are trading at around market valuations or slightly at premium to market valuation. So I think एक तरह की जो cheapness है वो अभी भी pharma sector में उभर के आई नहीं है और challenges are kind of reasonably हाई. तो आई थिंक फार्मा में थोड़ा और टाइम लग सकता है एज अ कॉन्ट्रा प्ले कंपेयर टू लेट्स से आईटी सेक्टर फॉर एग्जांपल. जी, इस बीच एक स्टॉक आप देखिए वो है वोल्टास का और एक सिंटेक्स. इन दोनों स्टॉक्स में जो बाइंग है वो अभी भी आई है और अभी डे हाई पर आ चुके हैं. एक बाटा को भी देख लेते हैं, ये भी अब करीब 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है. वोल्टास करीब 2% ऊपर, डेरिवेटिव्स भी एक्टिव है और सिंटेक्स में भी 2% का मूव देखा जा रहा है. श्रीकांत, सिंटेक्स और वोल्टास स्पेशली आपको कैसे लग रहे हैं? देखिए, इसमें वोल्टास जो है उसमें काफ़ी अच्छा एक फॉर्मेशन है और ये ऑलमोस्ट अपने न्यू हाइज में ही ट्रेड कर रहा है. डेफिनेटली 433 के आसपास का ट्रेड हो रहा है और जैसे इसने काफ़ी अच्छा एक वक्त गुजारा है, कुछ तकरीबन 1.5-2 महीने का एक वक्त गुजारा था उसने 420-22 के लेवल के नीचे. तो मुझे लगता है कि एक अच्छा शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन होने के बाद इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है. ये स्टॉक 470 या 75 के लेवल्स को छूते हुए नजर आएगा. हमें और एक स्टॉक इसी स्पेसिफिक कैटेगरी में अच्छा लग रहा है, वो बाटा डेफिनेटली अच्छा है. लेकिन सिंटेक्स के अलावा मुझे लगता है कि हम हैवेल्स को अगर प्रीफर करते हैं इस लेवल पे जो 490 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है इसमें काफ़ी अच्छे ट्रेडिंग मोमेंटम एज वेल एज एक इन्वेस्टमेंट मोमेंटम आने वाले दिनों में बन सकता है. 490 के आसपास ट्रेड कर रहा है. मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ महीनों में 650 के लेवल्स को छू सकता है. तो करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी फेवरेबल है. 490 में भी लेना चाहिए. अगर कोई करेक्शन है किसी रीजन से, हमें इसे एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए. हैवेल्स इंडिया, हैवेल्स पर न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी है. इनफैक्ट जो लॉयड के साथ इनके विलय का प्रोसेस जो कि पूरा हुआ है, उसके बाद एक्सपेक्टेशन यही है कि इनफैक्ट ओवरऑल यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा. तो इस पर नज़र रखी जा सकती है. इस बीच जे कुमार इंफ्रा को आप देखिए, ये करीब 5% ऊपर 306 के आसपास ट्रेड करते हुए आज हमने सुपर शेयर में रेकमेंड किया था और उसके बाद इस समय अच्छा मोमेंटम इस काउंटर पर देखने को मिल रहा है. इंफ्रा प्ले में ताहिर आपकी स्ट्रैटेजी इस समय क्या है इंफ्रा स्टॉक्स में? लार्जली इंफ्रा प्लेज में हमने रोड सेक्टर में ही अपॉर्चुनिटीज देखी है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंफ्रा प्लेज स्टिल नॉट एज डाइवर्सिफाइड और हमने ऐसा नहीं देखा है कि जहाँ के ऑल द सेगमेंट्स आर फायरिंग एट द सेम टाइम. कुछ आध ईपीसी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज या रोड बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज हैव बीन अवेलेबल एंड उस पर हमने फोकस किया है. इट्स नॉट बीन अ वेरी significant wide range of ideas which have been coming in front of us in this segment, but I think एक noticeable play हो सकता है over a period of time. We need to keep a watch on this sector and keep looking for opportunities. जी, लेकिन कैपिटल गुड्स में अच्छे पाएंगे, एबीबी लीड करते हैं. उसके अलावा सीमेंस एक और स्टॉक जहां पर अच्छा रुझान है और ये भी अब इंट्राडे हाइस पर आ चुका है. रियल्टी से कोई स्टॉक पिक करेंगे क्या श्रीकांत? देखिए, रियल्टी में वैसे ओवरऑल स्पेस में काफ़ी वाइब्रेशन है और काफ़ी सारे स्टॉक्स अपने टेक्निकल ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है और इनफैक्ट अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि 2016 से जो मार्केट में एक रनअप आया था, उसके बाद एवरी टाइम जब भी मार्केट रिकवर हुआ है बॉटम से, रियलिटी स्पेस में हमने काफ़ी अच्छा का अट्रैक्शन देखा था. गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है या शोभा डेवलपर्स, उनमें तो काफ़ी अच्छी एक्टिविटी देखी थी हम लोगों ने. लेकिन अभी इस बार फ्रंटलाइन स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि डीएलएफ, प्रेस्टीज और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ करंट लेवल से भी अगर लॉन्ग करके चल सकते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले और अगर मीडियम टर्म का व्यू हो, कुछ महीनों का व्यू हो, 3 से 6 महीने का, तो हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं. लेकिन डेफिनेटली करंट लेवल से डीएलएफ लॉन्ग करके चल सकते हैं. मुझे लगता है कि ये स्टॉक 220 या 225 के लेवल्स को आने वाले दिनों में छू सकता है. जी, तो रियल्टी में चॉइसेस यहाँ पर बताई गई हैं. प्रेस्टीज एस्टेट, डीएलएफ, इन स्टॉक्स को इन लेवल्स पर भी पिक किया जा सकता है, ऐसा श्रीकांत मानते हैं. शुक्रिया श्रीकांत आपका. ताहिर, आपने रूरल लिंक्ड सेक्टर्स की तो बात की, वहां पर आप अपना एलोकेशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो गैस यूटिलिटीज या फिर जो पावर सेक्टर है या फिर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, इन पर अभी स्टांस क्या है आपका?
So we have a fairly positive stance on utilities, जहाँ पे हमारा एक overweight सा position है across quite a number of our products, और but basically जहाँ पे focus इसी बात का, जैसे you rightly said, mainly more of gas utilities, not as much, and some transmission related plays which are direct transmission as well as infrastructure related to transmission. उस तरीके के जो पावर सेक्टर सेगमेंट के प्लेज है वो हमने हमारा वहाँ पे एक पॉजिटिव सा ध्यान है. वी थिंक दैट दीज आर गुड क्वालिटी बिजनेसेस जहाँ पे एक प्रकार का एक कंपेटिटिव एडवांटेज उनके लिए बना हुआ है, एंड विच कैन कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली इन द गैस यूटिलिटीज इन डिफरेंट सेगमेंट्स. तो यस, ट्रांसमिशन एंड यूटिलिटीज इन जनरल हैज़ बीन ओवरऑल एज एन एग्रीगेट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और वहाँ पे एक अच्छा खासा ओवरवेट पोजीशन हमने डेवलप किया है. जी, शुक्रिया ताहिर, आपने भी समय दिया जी बिजनेस को और अपने व्यूज शेयर किए मार्केट्स पर, सभी सेक्टर्स पर बताया आप एलोकेशन बढ़ा कर रहे हैं. इंडेक्स को देखें तो मामूली बढ़त अभी है 8 अंक ऊपर 9321 के